जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रावत सर के इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है, जैसे कि सीरीज चल रही थी हमारी कक्षा 10 की एलजेब्रा, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। तो एलजेब्रा का ही एक पार्ट है जो है समांतर श्रेणी। ये कक्षा 10 का एक टॉपिक भी है और अलजेब्रा का भी एक पार्ट है, तो मैंने इसको एक सीरीज के अंदर शामिल किया है और इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने के आपके सामने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी के लिए हम एक एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसमें किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे और किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना होता है। जो कक्षा 10 में जो बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं जिनको पढ़ने में इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको सरल करने में जिनको दिक्कत आती है, जिनको समस्या आती है, वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी सहायता कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, अपने इस टॉपिक को सुधार सकते हैं। हम इस टॉपिक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। तो साथियों देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी के अंदर हम एक ऐसी श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं जिसके अंदर मानो A1, A2, A3, A4 और इस तरीके से n पद हमें दे रखे होते हैं। माना कि nवा पद जो है an है, ये मैं मान लेता हूं कि ये कोई श्रेणी है, इसको एक श्रेणी बोलते हैं। और ये श्रेणी जो है हमें दे रखी है एपी के अंदर है। किसमें है साथियों? एपी के अंदर है। तो दोस्तों ये हमें मान लिया कि A1, A2, A3, A4 ये सभी an तक सारे जो नंबर हैं वो एपी के अंदर है। तो दोस्तों क्या प्रायोरिटी, मतलब क्या जो नॉर्म्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं जिनके माध्यम से हमें पता लगता है कि दिए हुए नंबर्स जो है वो एपी के अंदर है और नहीं है। तो इनको हम इस तरीके से देखते हैं दोस्तों। जो पहला पद होता है, ये जितने भी हैं अलग अलग पद हैं, ये टर्म्स हैं, इनमें जो पहला पद होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद। तो दोस्तों पहले A1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। पहले को बोलते हैं प्रथम पद। इसके अंदर सार्व अंतर होता है दोस्तों। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर होता है दोस्तों, इनके अंदर जो भी पद दे रखे होते हैं, जो पिछला पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1, सार्व अंतर को दोस्तों D से डिनोट करते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1। यानी कि किसी भी श्रेणी के अंदर पदों का जो पिछला पद होता है उस पद में से पहले वाले पद को घटाने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम सार्वमंत्र बोलते हैं। तो दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी किताबों में, इस तरीके से प्रश्न हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई श्रेणी में पद दे रखे हैं आपको, तो वो पद एपी में है या नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो श्रेणी के जो सार्व अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए। अगर हर पद का सार्व अंतर समान है तो दोस्तों वो जो दी हुई एपी होती है वो किसमें होगी? वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, अगर इनका सार्वंतर समान है तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है इनको भी आप निकालना सीख जाइएगा। दूसरे पद को पहले पद में से घटाने पर हमें सार्वंतर मिलता है। इसी तरीके से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने से हमें सार्वंतर मिलता है। यानी कि किसी भी दो पदों के बीच में बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमेशा हर दो पदों के बीच में हमारे साथ समान होती हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि जो पहला पद होता है वो A1 होता है, इन दोनों के बीच में जो पदों के जो संख्याओं के जो बीच में अंतर होता है वो D होता है, और इनके जो अंतिम पद होता है जिसको अपन nवा पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं इसको। तो दोस्तों अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद जो होता है इसको अपन an से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको l से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है? लास्ट वाला पद होता है दोस्तों। तो an पद का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख लेता हूं आपके सामने, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद का फॉर्मूला होता है दोस्तों। हम कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी में जब पदों को रखते हैं तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है सार्वंतर होता है, उसको अंतिम पद
के अंदर n-1 एक करके उसको सार्वंत्र से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रथम पद के अंदर हमें अंतिम पद मिल जाता है। जब हम प्रथम पद के अंदर हम n-1 करके उसको d का गुणा करके उसको जोड़ लेते हैं तो वो अंतिम पद हमें मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे n का मतलब होता है पदों की संख्या। मैं एक एक टर्मिनोलॉजी को आपके सामने डिस्कस करते जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। मैं एक एक चीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हमारा जो है कोई भी टॉपिक इस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट मतलब कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो भी थ्योरम्स आती हैं, अगर थ्योरम आती है तो थ्योरम पढ़ लेंगे, अगर उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आता है तो फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे। और ये सब पढ़ने के बाद में इनके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे हम आज। तो इसको आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हम चीज एक एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ रहे हैं, इन सभी टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि हम जब प्रश्न को सॉल्व करें तब आपके लिए एक सहायता मिले, आपको आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों n का मान होता है पदों की संख्या। आपसे पूछा जाएगा कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि दी गई समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अब जब आपको सब चीजें दे रखी होती हैं, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी होती है, उसमें nवां पद दे रखा होता है, तो आपसे पूछेंगे दोस्तों कि उसमें कुल पदों का योग कितना है। तो कुल पदों का योग निकालने के लिए आपसे एक फॉर्मूला होता है SN। SN का मतलब होता है पदों का योग, इसको बोलते हैं पदों का योग, पदों का योग। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो बहुत ध्यान रखिएगा। n का फॉर्मूला जो होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर उपस्थित पदों का योग का सूत्र है। जितने भी पद होते हैं उनके योग, n पदों का योग का सूत्र जो है वो इस तरीके से होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों आप सभी इनका इस सभी को लिख लीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीजें हैं, और इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक हम दोस्तों देखिए, अब हमने जो है सभी समांतर श्रेणी के अंदर पदों की एक टर्मिनोलॉजी को हमने पढ़ लिया। उसमें जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं उन सभी फॉर्मूलों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी के अंदर जो पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, उसको अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर A1 लिख रखा हो, कहीं A2 दिया हुआ हो, A3 दिया हुआ हो, A4 दिया हुआ हो, इस तरीके से अगर AN दे रखा है आप सभी को, तो इसको अगर ये AP में है तो आप इसको लिखोगे पहला पद A, यानी मैं इसको अगर A1 लिखता हूं तो पहला पद प्लस A1 को हमेशा मैं A लिखूंगा या A1 लिखता हूं। दूसरे A2 को दोस्तों मैं लिखूंगा पहले पद के अंदर सार्वअंतर, यानी पहले पद के अंदर अगर सार्वअंतर को मैं ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास जो है दूसरा जो है पद निकल के आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मेरे को तीसरा पद निकालना है तो पहले पद के अंदर मैं 2D ऐड कर लेता हूं। इसी प्रकार A4 निकालना है तो ये पहले पद के अंदर 3D ऐड कर लेता हूं। और इसी प्रकार से अगर nवां पद निकालना है तो पहले पद के अंदर n-1 इंटू डी को ऐड कर लेता हूं। इस तरीके से हमें फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं दोस्तों। अब यहां से आप देखोगे अगर आपको डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद निकालोगे, यानी कि अगर दूसरे पद A1 प्लस डी, इसमें से अगर पहला पद घटाओगे तो आपको डी मिलेगा, यानी कि यही होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सार्वअंतर कैसे निकालते हैं। अगर दे रखा है कोई एपी तो एपी किस तरीके से होती है, इसमें पहला पद, दूसरा पद, 10वां पद, कोई सा भी nवां पद पूछ ले तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जितने भी पद दे रखे हैं इन सभी को योग करना है, इन सभी का योग पूछ रहे हैं आपसे। तो इनके लिए SN पद का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है SN और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके ऊपर एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, टाइप वाइज के किस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं।
दोस्तों देखिएगा, टाइप नंबर 1 जो है वो इस तरीके से है कि टाइप नंबर 1 में अपने को प्रथम पद दे रखा होता है किसी भी समांतर श्रेणी का, और उसी समांतर श्रेणी का हमें सार्वअंतर दे रखा होता है डी का मान। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस दो वैल्यू के माध्यम से आपको अन्य पदों की संख्या ज्ञात करनी है किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर। तो आपको दो पद दे रखे हैं, दो आपको प्रथम पद दे रखा है, उसके बाद में डी का मान दे रखा है, तो आपको अगले पद पूछे जा रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर आपके पास प्रथम पद है और तो उसमें आपको अगले पद निकालने हैं, तो आप डी के अंदर इनको जोड़ करके दूसरा पद निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि A1 जो होता है वो हमेशा पहला ही होता है। अगर A2 निकालना है तो आप A के अंदर पहले वाले पद के अंदर D ऐड कर दीजिए, दूसरा पद निकल जाएगा। A3 अगर आपको निकालना है तो A2 के अंदर सॉरी A के अंदर 2D ऐड कर लीजिए, सॉरी A 2D ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपसे कोई सा भी पद आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं, जब तक आपको प्रथम पद दे रखा हो और सार्वअंतर दे रखा हो। और अगर ये नहीं दे रखा होता है तो कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, उसके माध्यम से आप उसके प्रश्नों को सरल करते हैं। तो दोस्तों हम इनके माध्यम से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आइए, आपको प्रथम पद तो दे ही रखा है 10, तो अन्य पद हम ज्ञात करने हैं। तो अगर दूसरा पद हमें निकालना है तो पहला पद है 10 और दूसरे पद के अंदर अगर हम 10 जोड़ लेते हैं तो हमारे पास दूसरा पद निकल जाएगा 20। इसी तरीके से पहला पद अगर हमारे पास 10 है और दूसरा पद अगर 10 है, तीसरा पद हमें निकालना है तो 10 में 2 गुणा 10 का जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम nवां पद भी निकाल सकते हैं। इनमें कोई 4 पद अगर हमें निकालने हैं तो हम इसको लिखेंगे a प्लस 3d। पहला पद हमारे पास 10 है प्लस 3 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 इंटू 4, ये 40 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें A4 का मान मिल जाएगा। और इस तरीके से हम एक पूरी समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं जिसमें पहला पद 10 होता है, दूसरा पद 20 होता है, तीसरा पद 30 होता है, अगला पद 40 होता है। इस तरीके से एक एपी बन गया दोस्तों। हमारे पास एक अलग प्रश्न दे रखा है जिसमें पहला पद हमारे पास -1 है और उसका डी का मान 1/2 है। तो यहाँ पे A1 का मान -1 है, A2 का मान हो जाएगा A प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2। अब दोस्तों समस्या कहाँ आती है, यहाँ पे लोगों को सॉल्व करने में कई बार समस्या आ जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे दे रखा है वैसे सॉल्व करना है। +2 + 1/2 कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, -2 में से +1 जाएगा तो यहाँ पे -1 बचेगा बटा 2। ये आपको जो है A2 का वैल्यू मिल जाएगा, A2 का मान आपको मिल जाएगा -1/2। और इसी प्रकार से A3 आपको निकालना है। A3 जैसा कि मैंने बताया A प्लस 2D होता है, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 बराबर जो है 0 मिल जाएगा। तो A3 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से A4 का अगर मान निकालना है तो A प्लस 3D हो जाएगा, और A का मान तो -1 है और 3 इंटू 1/2 है। तो जो वैल्यू दे रखी होती है उनको पुट करना होता है और वैल्यू निकालनी होती है। और कोई हमारे पास रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे, तो इतना इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से हमें जो है A4 का वैल्यू मिल जाता है 1/2। तो इस तरीके से हमें पूरी समांतर श्रेणी मिलती है जिसका पहला पद -1 है, दूसरा पद है 1/2 है, तीसरा पद है 0 है, ये -1/2 है, ये 0 है, फिर 1/2। इस तरीके से हमें 4 पद निकालने होते हैं। ये पहला टाइप हो गया दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने दोस्तों अगला टाइप है एपी ज्ञात करना। आपके पास लैंग्वेज लिखी हुई है और उस लैंग्वेज के माध्यम से आपको है जो अगली जो है एपी निकालनी है। लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, लैंग्वेज जरा पढ़िएगा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया दे रखा है, जबकि यानी कि हमें एपी किसकी निकालनी है, एपी निकालनी है प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया निकालना है। क्या वो एपी में है कि नहीं हमें ये बताना है। तो क्या दे रखा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यानी कि अगर मैं पहले 1 किलोमीटर चलता हूं तो मेरे को पहले 1 किलोमीटर का जो किराया वो दे रखा है 15 रुपए दे रखा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया दे रखा है दोस्तों वो 8 रुपए दे रखा है। यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर चलता हूं तो मेरे को 15 रुपए किराया देना है, फिर से अगर 1 किलोमीटर कहीं चलना है मुझे 15 रुपए ही देना है। लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद में मुझे 1 किलोमीटर और चलना है तो 2 किलोमीटर चलना पड़ गया, तो मैं
हर एक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जब मुझे चलना पड़ता है तो 8 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यानी कि डी का मान ये आपके पास मिल गया दोस्तों। आपको मतलब जो प्रथम पद है, यहां से प्रथम पद जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 15 रुपए, यानी कि 15। और इसी तरीके से अतिरिक्त किराया, यानी कि आप इसे सार्व अंतर कह सकते हो, और ये है आपका सार्व अंतर। और सार्व अंतर क्या होता है दोस्तों, जैसे हम किसी भी एपी को देखते हैं इस तरीके से देखते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरीके से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों ये अतिरिक्त इसको समझिएगा क्या है कि जैसे पहले किलोमीटर आपने 1 किलोमीटर चला और उसके बाद में अतिरिक्त किलोमीटर जितने भी चला तो उसमें आपने 8 रुपए दिए। पहले आपने 15 किलोमीटर के रुपए दिए, नहीं 15 रुपए दिए कुछ किलोमीटर चलने के बाद में, और उसके बाद में अतिरिक्त जब चले तो आपको 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो आपका जो अगला पद हो जाएगा वो ये हो जाएगा, उससे अगला पद उसका दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है आपको एपी का जो है वो मिल जाएगा। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो प्रथम पद सार्वंतर का मान 8 हो जाएगा। प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर निकालना है तो प्रथम पद 15 हो जाएगा। पहला पद 15 हो जाएगा। दूसरा पद अगर हमने दूसरे किलोमीटर के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का बोल रहा है तो अगले किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 ही होगा। तो 15 प्लस 8 कितना होता है दोस्तों, 23 हो जाएगा। 15 प्लस 8, अब हमें आगे अगले अतिरिक्त उसके लिए निकालना है तो 15 प्लस 8 तो अपने एक एक करके निकालते हैं। यानी a1 का मान हो जाएगा 15, a2 का मान हो जाएगा a प्लस डी अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 बराबर 23। a3 के लिए निकालना है तो a प्लस 2d करेंगे, 15 प्लस 8 इंटू 2 इंटू डॉट 2 इंटू ए की बात है तो 16 हो जाएगा। और 16 में क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए निकालना दोस्तों, तो हर 2 किलोमीटर बाद में हमने अतिरिक्त किराया कितना देना पड़ेगा, 16 रुपये का देना पड़ेगा। तो 15 और 16 कितने हो जाएंगे, 31। इस तरीके से आपको एक एपी मिल जाएगी दोस्तों। 15, 23, 31 और डैश डैश।